मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिसको दिल चाहे वोट दीजिए, लेकिन वोट चुनते वक्त अपनी जाति, अपने स्वार्थों को घर रख के जाइएगा। वोट उसको दीजिएगा जो आपकी संस्कृति को, जो आपकी बेटी को रात के 2 बजे सड़क पे चलने की लिए माहौल बना सके, और जो आपकी बेटी को उठाने और छूने की कोशिश करें, उनकी नस्लों को समाप्त करने की जिसमें हिम्मत हो, उसको दीजिएगा। वो कौन है मैं नहीं जानता। ये 5 साल में एक ही बार मौका मिलेगा। आप कुछ थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़े से अगर मगर के लिए कि मेरा भाई है, मेरी जाति का है, जाति का कोई लेना देना नहीं है। बड़े बड़े पुरुषार्थी हमने देखे हैं चवन्नी चवन्नी में बिकते हुए। जिन लोगों को जाति का बड़ा शौक है, मेरी जाति बड़ी ऊंची है, मेरी जाति बड़ी नीची है, जाति वाति कुछ नहीं है भाई साहब। हमारे संस्कारों में अनादिकाल से ये भारत भूमि लाखों करोड़ों साल जब से भी इसकी उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर जब तक है, हम सब मनुष्यों की भारत अनादिकाल से कर्म प्रधान देश रहा है, जाति प्रधान नहीं रहा है। एक क्षत्रिय का धर्म है अपनी माँ, बहन, घर, समाज को बचाना है। जो भी बचाएगा वो क्षत्रिय कहलाएगा। न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न बनिया, न दलित, कोई अपनी माँ के पेट से ब्राह्मण नहीं पैदा होता, कोई नहीं होता। अपने कर्मों द्वारा वो ब्राह्मण बनता है। इसलिए जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त करने का मतलब नहीं है कि यूजीसी में आईएएस की डिग्री मिल गई, ऐसी डिग्री सुबह से शाम बढ़ती है, ज्ञान मंदिरों में मिलता है। जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया वो ही ब्राह्मण है। जिसने समाज की, घर की रक्षा की, वो ही क्षत्रिय है। जिसने उस समाज को चलाने के लिए बिजनेस किया वही बनिया है, वही वैश्य है। और जिसने उस समाज को साफ रखने के लिए वैसे ही समाज को, जैसे घर को साफ कौन रखता है, कौन रखता है घर को साफ? मां रखती है कि नहीं रखती है? बर्तन भी मांजती है, झाड़ू भी लगाती है, पोछा भी लगाती है। मां क्या हुई? घर में दलित हुई। इसलिए जाति प्रधान देश आपने बनाया, उसके कारण आप इतनी आगे निकल गए हैं कि अब आपका कभी कभी लगता है कि लौटना मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस स्वार्थ उसमें ज्यादा सिद्ध होता है। 10 लोगों ने गिरोह बनाया, हम कौन है? हम ठाकुर हैं भाई। कल से हमारा काम यही है, ये गिरोह है। और ये जातिगत जनगणना भारत के इतिहास में अंग्रेजों ने कराई थी, हमने नहीं कराई थी। आजकल जिन लोगों की पार्टी, जिनकी पार्टी की स्थापना 1885 में उत्तर प्रदेश के शहर मैनपुरी के पास इटावा नाम की जगह में अंग्रेज, एक ब्रिटिश अफसर जो वहां की खुफिया एजेंसी में काम करता था, उसको ला करके वहां का कलेक्टर बनाया। देखिए वो कितने दूरदृष्टि लोग थे। उनको लगा कि भारत को लंबे समय तक राज करने के लिए जो सबसे ताकतवर संस्था है वो है जाति। उसको कैसे डिसइंटीग्रेट किया जाए, तो उन्होंने 1885 को, आजकल बता रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या क्या किया, कांग्रेस ने देश के लिए, उसका गिनती बहुत सारी चल रही है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, मैं रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ब्रिटिश एक खुफिया एजेंसी में था, उसको यहां पोस्ट किया गया। वो इटावा का कलेक्टर था और बहुत खामोशी से उसको काम सौंपा गया कि आपको भारत के अंदर एक संस्था बनानी है, एक क्लब बनाना है, लाइक माइंडेड लोगों का बनाना है। क्योंकि 1857 में उत्तर प्रदेश का एक शहर है बलिया, और एक बलिया का रहने वाला जनेऊधारी ब्राह्मण, अब आपको मैं समझाना चाहता हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जनेऊधारी ब्राह्मण था वो, लेकिन फौज में था। लेकिन उस जनेऊधारी ब्राह्मण को जब ये लगा कि मैं जनेऊ भी पहनता हूं, मैं ब्राह्मण भी हूं, लेकिन समय की मांग है कि मुझे अपने ब्राह्मण होने का परिचय देना है, तो उसने 1 मिनट की देरी नहीं लगाई। और जैसे ही ये लगा कि अब गोली चलने का आदेश होने वाला है, उसने अंग्रेज अफसर के सीने में 3 गोलियां उतारी, अफसर को मारा और पूरी ब्रिटिश सरकार घबरा गई। उस महान युवक का नाम है मंगल पांडे, जो बलिया का रहने वाला है। लेकिन हमारे देश में
कमाल है, 1857 में जिस आदमी ने सशस्त्र क्रांति करके अंग्रेजों को पैर उखाड़ने में मजबूर कर दिया था, वो हमारे यहाँ इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता। कौन से आश्रम में, गुजरात में कहाँ पैदा हुए, कहाँ पैदा नहीं हुए, कौन गांधी नाम का शब्द उन्हें दे गया, वो हमारे देश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले पढ़ाए जा रहे हैं। इसलिए पूरे समाज का जो पुरुषार्थ था, हमने कभी पुरुषार्थियों का साथ ही नहीं दिया। न हम मंगल पांडे के साथ खड़े हुए, न हम सुभाष के साथ खड़े हुए, न हम पटेल के साथ खड़े हुए, हम फूल वाले चचा के साथ खड़े हैं। पूरे देश में एक पाखंड चल रहा है, चलाया जा रहा है, और हम उनको इतना विजनरी मानते हैं, पता नहीं उनकी विजन कहां जाके रुक जाती थी, पूरा देश जानता है, कहना नहीं चाहता। इसलिए जब जब भी समय आया, तब तब हमारे समाज ने कायरों को अपना हीरो बनाया। एक लंबे कालखंड के बाद, मैं उतनी लंबी तुलना नहीं कर रहा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हल्की सी एक हेयर लाइन कहीं नजर आती है, हेयर लाइन नजर आती है। आप झूठ बोले, आपने अपना घर छोड़ा, आप कश्मीर से छोड़ के भागे, आप बंगाल से छोड़ करके भागे, आप दिल्ली से छोड़ करके भागे, आप केरल से छोड़ करके भागे, आप कहीं रुक करके उस बीमारी का इलाज आपने नहीं ढूंढा, आप भाग रहे हैं। कोई अच्छा यहां हालात खराब हो गए, चलो यार वीजा लो, चलते हैं, वहीं रहेंगे, जब वहां से होगा तो वहां भागेंगे। हमने खाना बदोशों की तरह ये तय कर लिया है कि हम चुनौती का सामना नहीं करेंगे। आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो कम से कम आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित रहेंगी। ये नहीं सोचते हम घर छोड़ के भाग जाते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है वर्तमान परिस्थिति में एक उत्तर प्रदेश में बैठा है, एक यहाँ चला रहा है पूरे देश में, अभी इतने साल के बाद आपने बहुत बहुत मुश्किल से पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं की। इसे अंग्रेज़ी नहीं आती, ये पढ़ा लिखा नहीं है। जिन्हें अंग्रेज़ी आती थी, जो ज़्यादा पढ़ा लिखे थे, उन्होंने इस देश की ऐसी तैसी ज़्यादा की है। तो आप बदलते हैं तब सत्ताएं बदलती हैं। आप तो चाहते हैं कि आपको फ्री रोटी भी मिले, फ्री चावल भी मिले, फ्री पानी भी मिले, फ्री बिजली भी मिले, तो सरकार अपने घर से लाएगी, कर्ज लेगी। क्यों आपको चाहिए फ्री? आप कंज्यूम करते हैं, उसका पैसा दीजिए, ऊपर नीचे हो सकता है कि महंगी है सस्ती है, लेकिन सनातनी हिंदू पूरे भारत में हर नेता आपकी कीमत लगा रहा है। एक वो है जो अभी नया नया दिल्ली में आया है, जो प्रमाण पत्र मांगता है हर बात पे, वो इस बात का भी प्रमाण पत्र मांग लेता है कि माँ ये मेरा बाप है कि नहीं है। उसने भी कहा कि हम आपको पंजाब जैसी जगह को, पंजाब के उन लोगों को जो पूरे देश में लोगों को खाना खिलाते हैं, पूरे देश में गेहूं भेजते हैं, वो उनको भी कह रहा है कि हम हर माह को 1000 रुपये देंगे। भारत की माओ को इतना सस्ता समझा हुआ है कि 2-2 कौड़ी के नेता उनको खरीद रहे हैं, 2-2 कौड़ी में खरीद रहे हैं, और हम वोट देते हैं। अरे वोट देने से पहले ये तो सोचो भाई कि 5 साल में एक वोट दे रहे हो, रोज नहीं दे रहे हो। कोई अपनी लड़की के लिए वर नहीं चुन रहे हो तो जिसमें देख रहे हो कि साहब ये राजीव गांधी तो बहुत खूबसूरत था, कितना भोला लगता है, तो उसे आपने देश की सत्ता दे दी, 412 सीटें दी आपने उसे। और ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कितना प्यारा है, कितना सुंदर है। अरे भाई सुंदर है तो कोई लड़की के लिए वर थोड़ी नहीं चुनना है। तो हम 5 साल में जब वोट दें तो किस बुनियाद पे वोट दे रहे हैं, किस लिए वोट दे रहे हैं, क्या है हमारा पूरा झगड़ा? क्या ये मंदिरों का झगड़ा है? मैं इसे मंदिरों का झगड़ा नहीं मानता। जो हमारे 42,000 मंदिर हैं, मैं उसका झगड़ा नहीं मानता। मैं मानता हूं कि भारत के अंदर भारत की अनादिकाल की सभ्यता के पुनर्स्थापित करने का युद्ध है ये। उसमें मंदिर भी है और उसमें वो जगह जो एक पागल इस्लामिक जिहादी ने एक किताब पढ़ने के बाद उसको लगा कि दुनिया में अब कोई किताब नहीं होनी चाहिए। जब दुनिया में विश्वविद्यालय का कंसेप्ट नहीं था, यूनिवर्सिटी नाम का शब्द नहीं था, तब भारत के अंदर ही नालंदा विश्वविद्यालय था। एक ताता ताई ने आया और उसने नालंदा में आग लगाई, 4.5 महीने तक हजारों किताबें जलती रहीं। अगर कोई ये कहता है कि मंदिर कोई आस्था का केंद्र है और हमें 2 दे दो और 3 दे दो, हम भिखारी नहीं हैं। हम पूरे 42,000 की लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते लड़ते अगली पीढ़ी को देके जाएंगे
कि तुम्हारे हजारों साल की सभ्यता की पुनर्स्थापना में ये तुम्हें लड़ना होगा और दुनिया लड़ती है। इसलिए 42 से कम हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हमसे कोई राय ले या न ले, हम भागीदार हो न हो, लेकिन हम इस नैरेटिव को जिंदा रखेंगे। इसलिए हम नालंदा की भी स्थापना की बात कर रहे हैं, सिर्फ मंदिरों की स्थापना की बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज आपके सामने वो समय है कि बहादुर खड़े हुए हैं। इस देश की कोर्ट कचहरी के सामने भी, इस देश की पार्लियामेंट के सामने भी, संविधान की तमाम सीमाओं के होते हुए भी अगर बहादुर को चुनोगे, बहादुर को हीरो बनाओगे, तो बहादुर इन विषम परिस्थितियों में भी अपना काम करके चला जाएगा। इसलिए जो ये कह रहे थे कि भगवान राम का अस्तित्व नहीं है, जो कोर्ट में सुनवाई करते वक्त ये कहते थे कि भाई भगवान राम तो है नहीं और भगवान राम नहीं है, उस पर सुनवाई नहीं होती थी, ऐसे लोग कोर्ट के अंदर भगवान राम पे सवाल उठा रहे हैं। और जजेस साहिबान का पाखंड देखिए, 15 दिन की रामनवमी की छुट्टी लेंगे और फिर आके कहेंगे कि भगवान राम पे सुनवाई करते हैं कि हैं कि नहीं है। लेकिन जब राजा ऐसा चुना जाता है कि राजा बहुत संकटों के बीच में से वो रास्ता निकालता है कि काम हो जाए, आने वाली पीढ़ियां अगर मगर में नहीं पड़ेंगी। तो 2019 में जब आपने मत किसी को ज़्यादा दिया तो उसने उन विषम परिस्थितियों में कैसे अपनी बात रखी। और जो लोग भगवान राम को कहते थे ये काल्पनिक हैं, आज उसी कोर्ट में एक चीफ जस्टिस साहब जो फैसला देना चाहते थे, ये बात मैं सार्वजनिक मंचों से इसलिए कहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई बाधा नहीं है। अगर मैं अपने हीरो को ये जानता हूँ कि उसने कोई काम किया है, तो ये इस घबराहट में कि हम कहेंगे लोग बुरा सोचेंगे, लोगों क्या मानेंगे, इसकी मुझे इच्छा नहीं होती। इसलिए आपके सामने वो तथ्य रखता हूँ जो देश को कम लोगों को पता है, हर भाषण में कहता हूँ मैं। और ये इसलिए कहता हूँ कि जो लोग टिकट लेकर के संसद में बैठ करके सनातनी हिंदुओं के खिलाफ बनने वाले कानून पे मौन रहते हैं, वो जब अबकी से आए तो जोर का तमाचा मारिए मुंह पे और कहा कि जब हमारी हत्या का षड्यंत्र हो रहा था तब तुम चुपचाप बैठे हुए थे, तब तुम एक लफ्ज नहीं बोले, ना अंदर बोले ना बाहर बोले। ऐसे भी मक्कारों से अलर्ट रहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके चक्कर में उसी को हटा रहे हैं जो वहां लड़ रहा है। राम मंदिर पे फैसला नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है साहब। दुनिया में ऐसा हो गया कि पता नहीं राम मंदिर पे फैसला देने के लिए बड़ी चिंताएं होने लगी। तो वो कहते हैं कि राजा मजबूत होता है तो वो फिर उस संविधान के अंदर दूसरी धाराओं को भी निकाल लेता है। और एक दिन पता चला कि देश के अंदर अनाउंसमेंट हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को भारत का राजा जो है वो देखना चाहता है कि जज साहिबान कहाँ बैठ करके फैसला देते हैं। अब ये बात जो दिल्ली में 20-20 साल तक पत्रकारिता हम लोगों ने की है, तो हमको लगा कि ये मुमकिन नहीं है कि जो आदमी का लंबा समय मुख्यमंत्री रहते हुए अदालतों में चक्कर काटते काटते गुजर गया, उसे यकायक सुप्रीम कोर्ट में क्या घूमना है। तो सुप्रीम कोर्ट गया, तो जब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो चीफ जस्टिस ही उनको दिखाएगा। तो चीफ जस्टिस साहब उन्हें दिखा रहे थे, यहाँ हम ये फैसला करते हैं, वहाँ वो फैसला करते हैं। आपका राजा भी ऐसे सुन रहा था जैसे सुप्रीम कोर्ट पहली बार देखी हो उसने। उनकी समझ में नहीं आया। फिर उनको हल्के से कुछ दिखाया और देख करके फिर फाइल बंद की और फिर सुप्रीम कोर्ट का दौरा समाप्त हो गया। बाहर निकले, कोर्ट में गए, बोले 40 दिन में राम मंदिर का फैसला दे दूंगा। और 40 दिन के बाद राम मंदिर का फैसला आ गया। एक सामान्य नागरिक के तौर पे आप खुश हो सकते हैं कि राम मंदिर पे फैसला आ गया और इतने समय से क्यों नहीं आ रहा था। वो जो कुछ दिखाया था उनको, उससे उनको पता था कि दामाद को जेल हो जाएगी। सत्ताएं चलाने के लिए ये जो विधि विधान कानून बने हैं ये सब हैं, लेकिन जब राष्ट्र के प्रति कोई काम करना हो तो संविधान को ऊपर रख दीजिए, पहले वो काम करिए, बाद में संविधान है। संविधान राष्ट्र से नहीं है, क्योंकि संविधान देश का है, राष्ट्र का संविधान नहीं है ये।
मेरे आस्थाओं की, परंपराओं की देखरेख का इसका कोई संबंध नहीं है। इसमें यह है, ये करना है, ये नहीं करना, ये ऐसे होगा, ये धारा, ये आईपीएस, ये सब लगनी है। लेकिन ये संविधान भारत के देश की व्यवस्था कैसे चले उस लिए है। लेकिन उस व्यवस्था में मेरा मंदिर नहीं आता है। मेरा मंदिर, मेरी आस्थाएं इन सब से परे हैं, उस पर कोई तर्क नहीं हो सकता है। तब आपको ये मंदिर मिला। धारा 370 हट गई, आप सब खुश हैं कि हट गई। वैसे आप छोटी छोटी चीज पे बहस करते हैं, लेकिन पूछा कभी किसी ने कैसे हटी? कैसे हटी? भारत के संसदीय इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जिस सरकार का बहुमत जिस सदन में नहीं था, अब आप कहें 14 से 19 के बीच में क्या डिफरेंस हुआ? 14 में 1 था, 19 में 2 थे। तो जब यह बात आई कि जिस सदन में इनका बहुमत ही नहीं है, उस सदन में इतना कंट्रोवर्शियल बिल लाके रखा, और बिल रखा और आधे घंटे बाद पास हो गया। आधा देश इस चक्कर में कि यह कैसे हो सकता है, ना इनका बहुमत है, लेकिन बहुमत ऐसा था कि पास हो गया। और लोकसभा में 303 सीटें थी। जब पास हो गया तो वो जो हैं ज्ञानी, जो पजामा कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन के घूम रहे हैं आजकल, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि जो हमारे वर्कर थे वो कहां हैं राज्यसभा में। उन्हें 2 दिन बाद पता चला कि वो जो नंबर 2 आया है नंबर 1 के बाद 19 में, उसने 3 महीने पहले भारतीय संसद की परंपराओं के अनुसार जो लोग चुनाव जीत के आते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी ऐसी कमज़ोर बैकग्राउंड से आते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता, उनके लिए जगह जगह वो डेलीगेशन जाते हैं। कोई अमेरिका जाता है कि वहाँ की सड़कें देख के आओ, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। 4 महीने पहले उसने एक डेलीगेशन बनाया और कहा कि आप सब लोगों को नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था देख के आना है। और उसमें बहुत सारे ऐसे थे जो पहली बार जहाज में बैठने वाले थे, तो उनके दिमाग में हवाई जहाज की गद्दी घूम रही थी। उनके दिमाग में समझ में नहीं आया उनको कि ये हम ही को क्यों चुन रहा है। 4 महीने पहले उस डेलीगेशन को तैयार किया, और जब किसी को अंदाज़ा भी नहीं था, और तय कर दिया फला फला समय जाना है, आपके होटल बुक हैं, आने की टिकट, जाने की टिकट, सब कुछ तय हो गई, और वो जाने लगे। तो उसमें बीजेपी के 2 ही लोग थे। तो उन्होंने कहा बीजेपी के इतने कम लोग क्यों हैं? तो उन्होंने कहा मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विश्वास। और वो 2 लोग भी एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ये हो गया, जब सबकी टिकटें हो गई, सबका बोर्डिंग पास बन गया, तो बीजेपी के 2 लोगों की यकायक तबीयत खराब हो गई, वो भी नहीं गए बेचारे। तो राज्यसभा में जिस दिन बिल लेके आया नंबर 2, वो बिल पास हो गया। 2 दिन बाद पता चला कि वो इतना शार्प है कि उसने कहा कहीं से भी कोई लीक हो जाए तो ये गड़बड़ ना हो। जिस दिन बिल लेके आया उस दिन नीदरलैंड से इंडिया की फ्लाइट भी नहीं थी, और 370 हट गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि राजाओं को चुने तब ये काम होंगे, सिर्फ गिनती से काम नहीं बनेगा मेरे भाई। इसलिए जो काम हो रहे हैं, अगर ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ये सिलसिला 100 साल तक जारी रहना चाहिए। इसलिए ये किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की क्वालिटी की सपोर्ट है। उस पार्टी में तो बहुत से ऐसे लोग थे, बस वो हाथ चलाते थे और कड़ी निंदा ही करते थे। कड़ी निंदा करते करते चुनाव जीत जाए, बस इतना ही है। इसलिए बहादुरों को चुनिए, समय की मांग को ध्यान में रख के चुनिए, छोटे छोटे अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पीछे रखिए, क्योंकि चुनाव एक ही बार आता है, रोज रोज नहीं आता है। सरकारें एक ही बार आती हैं। आपने तो ऐसी ऐसी सरकारें चुनी हैं कि जिनको छुपाया गया, जो सार्वजनिक मंचों से कोई बोलता नहीं है। सन 1954 में भारत के अंदर उस वक्त के महान विजनरी प्रधानमंत्री ने एक प्रपोजल बनाया कि देश में अलग अलग क्षेत्रों में लोग बड़ा काम करते हैं। कोई सोशल सर्विस में करता है, कोई विज्ञान में करता है, कोई संगीत में करता है। ऐसे तमाम लोगों को सरकार पुरस्कार देगी, और उन पुरस्कारों का नाम है नागरिक सम्मान। ये 1954 में
तय हुआ और ये भी तय हुआ कि जो कमेटी देगी उसका चेयरमैन प्रधानमंत्री होगा। अब सोचिए कि तमाम सारे लोगों ने सोचा कि प्रधानमंत्री के अंडर में एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी तय करेगी किसको पद्मश्री दिया जाए, किसी को पद्म विभूषण दिया जाए, अलग अलग समाज के क्षेत्रों में से उसमें पार्टी की कोई लाइन नहीं होगी। लेकिन ये जघन्य अपराध हुआ, लेकिन हम नहीं बोले। आपके सोने की वजह से ही तो वो आलू से सोना बना रहा है। वो ये मान ही रहा है कि इतने मूर्ख लोग हैं। 54 में वो कमेटी बनती है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उसके चेयरमैन थे और 55 में उसकी मीटिंग होती है। जवाहरलाल नेहरू बकौल प्रधानमंत्री उस कमेटी के चेयरमैन थे। अवार्डों को दिया गया। उन्होंने पहली बार इतिहास में हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को ही भारत दे दिया। शर्म नहीं आई, उनके वंशजों को शर्म नहीं आ रही। हमारे यहां से तो कोई कर दे तो हम 15 दिन 20 दिन तो मुंह छुपाए घूमेंगे, यार हमारे दामन पे ये दाग लग रहा है। लेकिन ये सिलसिला बदला नहीं। उनकी बेटी 1971 का युद्ध जीत गई। 1971 में बांग्लादेश का युद्ध जीतने के बाद उनकी बेटी को लगा कि भारत रत्न की मीटिंग बुलाई जाए और सबके मन में ये डर क्यों था कि अपने जीते जी ले लें, पता नहीं कोई देगा कि नहीं देगा। उन्होंने भी मीटिंग बुलाई और उन्होंने भी अपने आप को भारत ले लिया। ये परंपरा है हमारे यहाँ। फिर एक साहब थे, वो जहाज उड़ा रहे थे, वो उड़ाते उड़ाते जहाज देख चलाने लगे। उस सरकार ने उनको भी बाद में दे दिया, कम से कम उसने खुद नहीं लिया। अब आप कहते हैं ये पागलों की तरह क्यों घूम रहा है। मैं यात्रा निकालूंगा, कभी दाढ़ी बढ़ जाती है, कभी कुर्ता फट जाता है, कभी जनेऊ ऊपर आ जाता है, कभी तिलक कहीं का कहीं लगा लेता है। उसके पागलपन, उसकी परेशानी को समझिए। आखिरी वारिस है, उसे कोई चांस लगता है कि उसे भारत मिलेगा? तो वो पागलों के काम न करे तो क्या करे? उसके बाद रास्ता क्या है? वो रोज ऊट पटांग बातें करता है, एक से एक नहीं लाता है। कहां से लाता है? कुछ भी कर। भारत एक राष्ट्र नहीं था, अलग अलग देश थे। यहां लोकतंत्र मर गया है, कहता है लोकतंत्र खतरे में है। जिनके बाप दादा ने लोकतंत्र को रात के अंधेरे में 1976 के अंदर बिना संसद की मंजूरी को, जब देश के तमाम नेता जेल में थे, रातों रात 42वां संशोधन बुलाया, मीटिंग की और आपने भारत के अंदर सन 76 के अंदर भारत के प्रेम्बिल के अंदर, जो भारत का प्रेम्बिल है वो अक्षुण्ण होता है, उसमें बदलाव नहीं होता। रातों रात आपने सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का शब्द उसमें डाल दिया। संविधान तब खतरे में नहीं था, आपने संसद से मंजूरी नहीं ली। एक विदेश से आए हुआ आदमी आसाम के अंदर, उसे आपने भारत का राष्ट्रपति बनाया। रात के 2 बजे चपत मार करके उसकी गर्दन पर चलिए आप साइन करिए और उसे भगा दिया और आपने इमरजेंसी लागू कर दी। तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। जब इस संविधान के अंदर तथाकथित तौर पर 76 में सेकुलर शब्द आ भी गया तो हम मूर्खों को यह बताया गया कि सेकुलरिज्म का मतलब है धर्मनिरपेक्ष। न संविधान में यह शब्द लिखा है, न किसी ने बताया, लेकिन पूरे देश में यह बेवकूफी फैल गई है कि भाई भारत धर्मनिरपेक्ष है। संविधान में 42वें संशोधन के बाद जब 1976 में भारत के प्रेम्बिल के अंदर जब ये 2 शब्द डाले गए, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म, तो उसका हिंदी अनुवाद देश के एक महान 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 विद्वान ने किया, जिनका नालायक बेटा सुप्रीम कोर्ट में लाइव आपने देखा होगा जज कैसे बनते हैं, वो कांग्रेस पार्टी में है। उन्होंने कहा इंदिरा गांधी से कि सेकुलरिज्म का हिंदी में अर्थ धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। ऐसे भी विद्वान थे जो प्रधानमंत्री को सही बात कह सकते थे, तथ्यों पे कह सकते थे। वो किस एजेंडे के तहत चाहती थी नहीं पता, लेकिन भारत के ओरिजिनल संविधान में, मैं फिर कह रहा हूं, जिस संविधान को 1950 26 नवंबर में आत्मसात किया गया, 1976 तक उस संविधान में खूब डिबेट हुई थी। बाबा साहब अंबेडकर, अयंगर, नेहरू जी, पटेल, सब लोग शामिल थे और तब भी यह मुद्दा उठा था कि भारत जो है सेकुलर होना चाहिए। तब सेकुलरिज्म पे बहस हुई, अयंगर ने विरोध किया, पटेल जी ने विरोध किया, नेहरू जी ने विरोध किया, अंबेडकर ने विरोध किया। तब ये सेकुलर नहीं था, तब वही लोग थे। लेकिन उस कांग्रेस पार्टी से पूछिए कि जो संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ, मात्र 24 साल में उस संविधान में ऐसा क्या हो गया कि वो कम्युनल हो गया और आपने रातों रात उसमें सोशलिज्म और सेकुलरिज्म का शब्द डाला। एलएम सिंघवी साहब ने इंदिरा गांधी से कहा
कि इसका हिंदी अनुवाद धर्मनिरपेक्ष नहीं होगा, और वो अपनी बात पे अड़े रहे और आखिर में इंदिरा गांधी ने उनकी बात मानी और सन 1976 के बाद भारत के प्रेम्बल में हिंदी अनुवाद क्या है और पूरा समाज हम सुनी सुनाई बातें करते हैं, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण है। ट्रांसलेशन हुआ, सब कुछ ठीक ठाक हुआ, लेकिन भारत के 99% हिंदू यही मानता है कि सेकुलरिज्म का हिंदी में अनुवाद धर्मनिरपेक्ष है। एल.एम. सिंघवी साहब जो अनुवाद करके गए हैं, जो 1976 के संविधान में छपा हुआ है, उसमें लिखा है समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, नॉट धर्मनिरपेक्ष। एल.एम. सिंघवी ने कहा कि अगर धर्मनिरपेक्ष लिख देंगे तो हर आदमी, हर सरकार अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाएगी और अनारकी फैल जाएगी पूरे देश में। लेकिन हमको बताया गया कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। भारत दुनिया में एकमात्र देश है जो कभी धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ धर्म की ही पूजा होती है, धर्म को ही माना जाता है। उस कर्म जो जिसको आप धर्म कहते हैं, उसी को सब कुछ माना जाता है, उसी के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। अगर एक कुली सामान्य होता है तो उसका भी समाज कृतज्ञ होता है, वो अपना कर्तव्य करता है। लेकिन वही संविधान मात्र 26 साल में कम्युनल हो गया और उसके अंदर आपने सेकुलर सोशल जोड़ दिया, और आज वही संविधान देश भर में चल रहा है। अब उसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है, जो भी कुछ है, जैसी भी परिस्थिति है, हालात बहुत अच्छे नहीं है, न बाहर है न अंदर है। लेकिन अगर इसमें कुछ भी उन परिस्थितियों में जब ज़्यादातर लोग 2 रुपये किलो चावल और महीने के बिजली के बिल पे फ्री बिकते हों, अगर उसमें से भी कोई उम्मीद की किरण है तो अभी कुछ दिन तक उस किरण को पकड़े रहिए, उसको छोड़िए मत। अभी नई संसद बनी है, कैसे अपने उन नेताओं को, उन बहादुरों को जिनको स्थापित करने में कांग्रेस डरती थी, जिस सुभाष चंद्र बोस ने इस देश में ब्रिटिश साम्राज्य के सामने खड़े होकर के, ब्रिटिश इंडिया के सामने खड़े होकर के उनको चुनौती दे करके सुभाष चंद्र बोस ने पूरी दुनिया में दौरा किया, बैंकॉक से लेके मॉरिशस कहाँ कहाँ वो गए और दुनिया भर में उन्होंने हथियार इकट्ठे किए, एक फोर्स बनाई जिसे आज़ाद हिंद फोर्स कहते हैं, चुनौती दी। चुनौती के साथ 21 अक्टूबर 1943 को पूरे विश्व के सामने भारत की आज़ादी की घोषणा की। विश्व के 9 बड़े देशों ने उनको मान्यता दी, लेकिन भारत ने सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी को आगे नहीं बढ़ाया, भारत के लोगों ने उनको आगे नहीं बढ़ाया। एक आदमी चापलूसों की तरीके से 1946 की घटना है, सितंबर की घटना है, मार्च की घटना है, अगस्त की घटना है, फरवरी की घटना है, जनवरी की घटना है। ये 1946 की वो 6 घटनाएं हैं। उसमें से एक घटना के बारे में आपको बताता हूं, तब आपको समझ में आएगा कि आज जो हो रहा है उसमें आप क्यों पिस रहे हैं। आज की कांग्रेस एक अपनी पार्टी होगी, मुझे उसमें कोई विरोध नहीं है, मेरा कोई पॉलिटिकल व्यू नहीं है, लेकिन मैं अपनी रेफरेंस करने के लिए ये बात आपको बता रहा हूं। उस दौर में भी उस कांग्रेस में महान लोग थे, उनके नाम नहीं मिल रहे। जितनी मेरी ताकत है, शक्ति है, मैं कोशिश कर रहा हूं मिल जाए। उस दिन हर मंच से सार्वजनिक लूंगा उनके नाम, ताकि अगर उनका कोई वंशज होगा तो कहेगा कि हाँ यार 100 साल के बाद ही सही हमारे पिता के बारे में किसी ने बात की है। उस वक्त भी थे। 1946 में जनवरी में 15 प्रांतीय असेंबलियों का चुनाव हुआ और चुनाव मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में था। 1585 सीटें थी, मुसलमानों के लिए 492 सीटें रिजर्व थी। मुस्लिम लीग चुनाव लड़ी और मुस्लिम लीग का जो नारा था, लड़के लेंगे पाकिस्तान, हर कीमत पर लेंगे पाकिस्तान, हमको चाहिए पाकिस्तान। और मुस्लिम लीग की ये इसलिए कह रहा हूं कि 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान जो आज बन गया उसका एक शहर है लाहौर, लाहौर में मुस्लिम लीग का कन्वेंशन हुआ। उस अधिवेशन के अंदर यह रेजोल्यूशन पास हुआ 1940 में कि हमें पाकिस्तान चाहिए। वो मुस्लिम लीग चुनाव लड़ी 1946 में, 492 सीटों में से 429 सीटें जीती और पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल अली मोहम्मद जिन्ना उस मुंबई में एक जगह है जिसे आप सब लोग जानते हैं बायकुला के नाम से,
उस वक्त जिना लड़ा, तब से लेके आज तक मुस्लिम लीग का मुसलमान ही वहां से जीतता है। 429 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, बाकी सीटें कांग्रेस ने जीती और कांग्रेस जीत गई। फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया भारत के अंदर, और कैबिनेट मिशन ने यह तय कर दिया कि हम सत्ता का हस्तांतरण सिर्फ कांग्रेस को देंगे और किसी को नहीं देंगे। और कांग्रेस में भी उनकी पहली पसंद चचा नेहरू थे। कितना बड़ा जघन्य अपराध है, यह बात कन्वे कर दी थी कैबिनेट मिशन में दिल्ली आकर के। तो आनन फानन के अंदर, क्योंकि 40 में मौलाना अबुल कलाम आजाद जो 1888 में मक्का में पैदा हुए थे, 1904 में भारत आए थे, वो किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी मोंटेसरी में नहीं गए, लेकिन 1947 से 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। ये किसी ने नहीं पूछा, भैया इन्हीं के जमाने किताबें लिखी गई सारी, इन्हीं के जमानों की किताबें हम पढ़ रहे हैं, जिसमें इतिहास है, जिसका पढ़ा हुआ इतिहास में इरफान हबीब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर हिस्ट्री का, वो किताब लिखता है। आपके बच्चे जो बच्चे आपके बड़े हो रहे हैं, जिन्हें आप आईएएस और पीसीएस में बैठाना चाहते हैं, वो बच्चे अगर मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर लेंगे, आज की डेट में भी वही किताब चल रही है, आप जड़ें देखिए कितनी अंदर तक हैं। अगर आपका बच्चा आईएएस के एग्जाम में बैठेगा, पीसीएस के एग्जाम में बैठेगा, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की किताब पर्चा लेता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के किताब से जो रेफरेंस उसको देना है, वो प्रोफेसर इरफान हबीब जो दिल्ली अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, मुझे भी उन्होंने पढ़ाया है, अभी जीवित है, कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने किताब लिखी है। वो किताब आपकी प्रेस्क्राइब्ड है कि वही किताब चलेगी। उस किताब में इरफान हबीब ने लिखा है, शिवाजी एक पहाड़ी चूहा था। आप शिवाजी को महान मानते हैं, लेकिन आपके बच्चे को यूपीएससी के एग्जाम में बैठते वक्त उसे यह लिखने पे वो बाध्य होगा कि वो यही लिखे कि शिवाजी एक पहाड़ी चूहा है, नहीं आपका बेटा फेल हो जाएगा। यह आज भी चल रहा है। आप सोचिए कि तब से लेकर के, तो आपने कहा कि शिक्षा मंत्री कौन था इस देश की 70 साल की 75 साल की जर्नी में? 6 पढ़े लिखे भारत को वही मुसलमान 6 शिक्षा मंत्री मिले और कोई पढ़ा लिखा नहीं था। फिर आप कहते हैं हमें यह पढ़ाया जा रहा है, यह पढ़ाया, आप चिंता ही नहीं किया आपने इस बात में। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो 1940 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, अध्यक्ष पद का चुनाव 2 साल के लिए होता था, लेकिन मौलाना आजाद 46 तक रहे। और जब नया चुनाव होना था, तो याद कीजिए उन कांग्रेसियों को, मैं भी उनको ढूंढ नहीं पाया हूं, मेरे पास भी सीमित साधन है, समय कम है। उस वक्त जब चुनाव की घोषणा हुई कि कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुनने जा रही है, इस सब के बावजूद कि कांग्रेस था उस जमाने, और कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, कांग्रेस पार्टी से नाम मांगे गए कि आप अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों के नाम बताइए। 15 प्रांतीय असेंबलियों ने जो नाम भेजे, उसमें चचा जान का नाम उम्मीदवार के लिए तक कांग्रेसियों ने नहीं दिया, उनका नाम ही नहीं था उम्मीदवार के तौर पर। तब हमारे वो साबरमती के उठे और उन्होंने कहा नेहरू मेरी पहली पसंद है। कांग्रेस की मीटिंग में जाके बोले, एवरीथिंग इज इन रिकॉर्ड। ये किताब नहीं लिखी है, दस्तावेज निकालने में हम लोगों की जान निकल गई है। अनुज धर कहां कहां से निकाल के लाता है, या तो ब्रिटिश लाइब्रेरी से लाता है या ब्रिटिश पार्लियामेंट से लाता है। यहां तो सब दबा दिए गए पन्ने, यहां कुछ है ही नहीं। तब सोचिए कि उनको उम्मीदवार बनाया गांधी जी के दबाव में, क्योंकि सेटिंग हो चुकी थी। लेकिन फिर वो दूसरे कौन से कांग्रेसी थे कि जब प्रांतीय असेंबलियों से 15 वोट पड़े, तो एक डिब्बे में वोट आए, उसमें सरदार पटेल भी एक उम्मीदवार थे, पट्टाभी सीतारमन भी थे, आचार्य जे बी कृपलानी भी थे, 3 लोग थे। लेकिन गांधी जी ने अपने सबसे विश्वास पात्र, जो उनके साथ हर समय रहे अच्छे बुरे कामों में, लेकिन उस आदमी को ये देश नहीं जानता। अगर मैं यहाँ खड़े होकर के जिस ताकत से बोल रहा हूँ, उस आदमी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। उसने अपनी नज़दीकियाँ गांधी जी से थीं, गांधी जी के बॉस पास थे, लेकिन जब समय आया तो हम जैसी नस्लों को शब्दों से, सच्चाई से,
अवगत करा करके चुपचाप चले गए। लेकिन उस कांग्रेस के लोगों को पता था कि ये किताब अगर कहीं हो गई तो आग लग जाएगी। किताब भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने छापी, लेकिन इन चाटुकारों ने वो किताब पूरे देश से गायब कर दी। इसलिए जब समय आता है तो कहाँ कहाँ से लोग खड़े हो जाते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आपकी मदद कर देते हैं। मैंने कई बार जब मंचों से बोला कि मैंने वो किताब मुझे मिल नहीं रही, सरकार कहती है अवेलेबल नहीं है, तब एक हरियाणा के ही शहर से एक बच्चे ने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि वो किताब मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास उसकी PDF है, वो मैं दे सकता हूँ। वो किताब उसने दी, मैंने उसकी PDF कॉपी को प्रिंट आउट कराया। उस किताब में वो जघन्य अपराध आचार्य JB कृपलानी दर्ज करके गए हैं, कोई तीसरे आदमी ने नहीं लिखी है। जब चचा नेहरू को उम्मीदवार नहीं बनाया, फिर उम्मीदवार उनको बना दिया गया, लेकिन 15 प्रांतीय असेंबलियों से जब अध्यक्ष चुनने की बात आई, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन हो, पेटियां खुली, 2 वोट इनवैलिड हुए, 1 वोट पट्टाभी सीतारमन को मिला और बाकी के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। जो लोग कह रहे हैं कि लोकतंत्र आज खतरे में है, जब लोकतंत्र 1946 में तुम्हारे नाना को चुनने के लिए 1 भी वोट नहीं देता है, तो किसके दबाव में उस वक्त चचा नेहरू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। और 2 सितंबर, ये डेट याद रख लीजिएगा, ये बड़ा भ्रम फैलाया हुआ है। 2 सितंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू को लॉर्ड वॉविल ने यूनियन जैक झंडे के नीचे ग्रेट ब्रिटेन की रानी राजा के प्रति अपनी आस्था और निष्ठा प्रकट करते हुए भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई। और कमाल है कि जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य का आखिरी वॉइसरॉय था, लास्ट वॉइसरॉय फॉर ब्रिटिश इंडिया, 15 अगस्त 1947 को वो तथाकथित आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। फिर उसने दोबारा उनको शपथ दिलाई और 28 अप्रैल 1948 की चिट्ठी क्लेमेंट एटली, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड एट द टाइम, उनकी कैबिनेट से निकाली है हमने, 28 अप्रैल 1948। इसलिए मैंने कहा कि भारत के किसी डॉक्यूमेंट में यहां से लेके ग्रेट ब्रिटेन तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था और उस ट्रांसफर ऑफ पावर के का इंडिपेंडेंस से कोई मतलब नहीं है। और उसका एक ही पत्र दे के अपनी बात समाप्त करता हूं। 28 अप्रैल 1948 को फूल वाले चचा बकौल प्रधानमंत्री, नीचे उनके सिग्नेचर हो रहे हैं और लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफ डोमिनियन स्टेट, और चिट्ठी में लिख रहे हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन साहब को बर्मा का गवर्नर जनरल बना दिया गया है। तो महामहिम, मैं आपसे अनुमति चाहता हूं, आपसे अनुमोदन चाहता हूं कि क्या मैं बंगाल के गवर्नर C चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का गवर्नर जनरल बना सकता हूं। हम 48 तक उनसे परमिशन लेके चला रहे थे। हमें बताया गया है कि हम आज़ाद हुए हैं, ये आज़ाद नहीं है, ये ट्रांसफर ऑफ पावर है। इसलिए संविधान एज इट इज़ आ गया, सारे कानून एज इट इज़ आ गए। जो ICS थे आज वहाँ IAS बैठे हुए हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।